हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने हुक्स लॉ को स्टडी किया था कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये हमने पिछली क्लास तक स्टडी किया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसको हमने कहा था हुक्स लॉ। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो आएगा एक कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। एक कांस्टेंट आएगा मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन, अपने पास एक वैल्यू आएगी। दैट मीन्स हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो रहता है वो हमेशा एक कांस्टेंट रहता है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स, इसी से आगे अपने बढ़ते हैं। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा ये डिपेंड करता है मटेरियल पे कि अपना मटेरियल कैसा है। साथ साथ इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो, इसके जो नेम्स होते हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हमने स्ट्रेस कैसी लगाई हुई है। क्या हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई की है, या हमने वॉल्यूम स्ट्रेस अप्लाई की है, या हमने शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई की है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अपना आता है कि अगर हमने मान लीजिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई की हुई है, मान लीजिए हमने जो स्ट्रेस अप्लाई की है वो लॉन्गिट्यूडनल है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को कहा जाता है, इसको कहा जाता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी जब हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, कोई अपने पास में वायर है उसके ऊपर हमने 10 किलोग्राम का मास लटकाया, तो इससे फोर्स लगी नीचे की ओर 100 न्यूटन। 10 किलोग्राम का मास लटकाने से जो फोर्स लगी वो कितनी लगी नीचे की ओर? 100 न्यूटन। अब ये फोर्स इसके लेंथ वाइज है, यानी स्ट्रेस कैसा प्रोड्यूस होगा इस केस में? लेंथ वाइज जब फोर्स अपने लगाते हैं, किसी चीज को लेंथ वाइज स्ट्रेच करते हैं तो फोर्स कैसा लगता है? स्ट्रेस कौन सा लगता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। कौन सा लगता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो उस टाइम पे जो चेंज आएगा वो किस में आएगा? लेंथ में चेंज आएगा थोड़ा सा। मान लीजिए पहले लेंथ थी L, अब हो जाएगी L प्लस डेल L। थोड़ी सी ये वायर क्या हो जाएगी नीचे की और स्ट्रेच हो जाएगी, खींची जाएगी। तो किस में चेंज आएगा? लेंथ में। यानी ये चेंज किस स्ट्रेन के रूप में लिखा जाता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जब भी लेंथ वाइज किसी चीज पे फोर्स लगाई जाती है तो स्ट्रेस कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। स्ट्रेन भी कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के रेशियो को क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो कि अलग अलग मटेरियल के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्लास्टिक की चीज है, इसको मैं ऐसे खींचूंगा तो स्ट्रेस, मान लो मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं थोड़ा। मान लीजिए मैंने दो अपने केस लें। एक केस है जिसके अंदर मैंने एक वायर है और वायर के नीचे मैंने 2 किलोग्राम का मास लटकाया, और एक में मेरे पास में रबड़ बैंड है और उसके नीचे मैंने, या हम कह सकते हैं कि एक रबड़ की बेल्ट है, रबड़ की कोई बेल्ट है, जैसे कि अपने साइकिल की ट्यूब वगैरह, बाइक की ट्यूब वगैरह होती है, उसकी कोई बेल्ट बनाई हुई है हमने, रबड़ की है ये, है। इसके ऊपर भी हमने 2 किलोग्राम मास जो है वो लटकाया। इस पे भी 20 न्यूटन फोर्स लगी, इस पे भी कितनी फोर्स लगेगी नीचे की ओर? 20 न्यूटन। ये किसकी है? वायर है, मान लो आयरन की, ये है रबड़ की बेल्ट।
तो दोनों को हमने स्ट्रेस जो अप्लाई किया, जो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, वो क्या लगाई, सेम लगाई। और मान लीजिए दोनों का एरिया भी क्या है, सेम है, दोनों वायर का एरिया भी क्या है, सेम है। तो आप बताइए कि किसके अंदर ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, रबर बेल्ट में स्ट्रेन क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स रबर बेल्ट के लिए स्ट्रेस तो दोनों में सेम लगाई हमने, स्ट्रेन किस में ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, रबर बेल्ट में। इसका मतलब रबर बेल्ट के लिए यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड होगा, तो वैल्यू क्या आएगी, छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि ये स्ट्रेन क्या है, बड़ा है, स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा है। अगर मान लीजिए काफी अच्छी डेफिनेट वैल्यू है तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, यानी यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। और आयरन के लिए क्या होगा, स्ट्रेस हमने दोनों पे सेम लगाया, आयरन लेकिन कम स्ट्रेन आया आयरन के अंदर, यानी कम लेंथ का चेंज कम होगा इसमें, आयरन की वायर में। इसमें लेंथ का चेंज ज्यादा होगा, इसमें लेंथ का चेंज कम होगा आयरन की वायर में। दैट मीन स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होगा मतलब उसका यंग मॉडुलस क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि देखो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो अगर ये इसकी वैल्यू लेस होगी तो इनके डिवाइडेशन से वैल्यू क्या आएगी, बड़ी वैल्यू अपने को मिलेगी। ठीक है, यानी यंग मॉडुलस की वैल्यू आयरन के लिए ज्यादा होगी और रबड़ के बेल्ट के लिए यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये बात ठीक है। जिस मटेरियल में, दो मटेरियल अपने लें, दोनों में स्ट्रेस अपने अगर सेम अप्लाई करें तो सेम स्ट्रेस अप्लाई करने में जिसमें स्ट्रेन ज्यादा आएगा उसका यंग मॉडुलस क्या होगा, कम होगा। यंग मॉडुलस किस पे डिपेंड करेगा, यंग मॉडुलस उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल कैसा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगी, डिफाइन होंगी। ओके, अब यंग्स मॉडुलस की वैल्यू अगर अपने देखें तो अपने को यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू मिलेंगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपने क्या लिखते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो होती है फोर्स अपॉन एरिया। अब कोई भी सिलेंड्रिकल वायर होती है, वायर हमेशा लगभग सिलेंड्रिकल शेप की होती है और उसका जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन जिस पे फोर्स अप्लाई होती है वो एरिया कैसा होता है, सर्कुलर। कोई भी वायर होगी, जैसे अपने पास मान लो ये भी है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ये किस शेप का होता है, सर्कुलर। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन विल बी इक्वल टू, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन किसके इक्वल होगा, डेल एल ओवर एल। डेल एल क्या होता है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो यहां से यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके इक्वल आ जाएगा, एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन डेल एल अपॉन एल। वाई विल बी इक्वल टू एफ एल अपॉन, ये देखो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर रह जाएगा, एफ अपना न्यूमरेटर में रह जाएगा और इधर से एल भी ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो एल इंटू एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल एल। ये किसकी वैल्यू आएगी, यंग मॉडुलस की अपने वैल्यू निकाल सकते हैं अगर अपने को फोर्स नोन है, एल नोन है, रेडियस नोन है और डेल एल नोन है तो। ठीक है, अगर हमको नोन है किसी वायर के लिए फोर्स की वैल्यू, उसकी लेंथ की वैल्यू, उसकी रेडियस की वैल्यू और चेंज इन लेंथ की वैल्यू दी हुई है अपने को, तो हम उससे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसका एक क्वेश्चन लेते हैं अपने, क्वेश्चन इसका देखते हैं। क्वेश्चन, ए वायर हैविंग लेंथ इक्वल टू लेंथ इक्वल टू 2 मीटर एंड रेडियस आर इक्वल टू 2 mm square is stretched
बाई ए force of 100 Newton by a force of 100 Newton if change in its length is del L equal to 0.1 centimeter. Find out Young's modulus of elasticity of the material of wire. ये दिया हुआ है कि मान लो अपनी एक वायर है, उसकी लेंथ है 2 मीटर और उसकी रेडियस है 2 mm स्क्वायर। उसको हमने स्ट्रेच किया एक फोर्स से और फोर्स की वैल्यू है 100 न्यूटन। इफ चेंज इन लेंथ इज 0.1 सेंटीमीटर फाइंड आउट यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। तो देखिए यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग दी गई हैं। यूनिट क्या दी गई है, जैसे इसकी यूनिट तो 2 मीटर है तो अपने को मीटर में रखनी है सभी यूनिट, ठीक है। सभी यूनिट किस में रखनी है, मीटर में। आर की यूनिट किस में दी हुई है, 2 mm स्क्वायर में। फोर्स 100 न्यूटन सही है और डेल एल किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो सबको अपने किस में चेंज करेंगे, मीटर में। फॉर्मूला अपना ये रहेगा यंग मॉडुलस के लिए एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल एल। तो अपने इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या यूज होगा, वाई विल बी इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल एल, पाई आर स्क्वायर इंटू डेल एल। ये फॉर्मूला अपना यूज होगा। तो अगर अपने देखें तो सबसे पहले पाई आर स्क्वायर या सिर्फ आर अपने ले लेते हैं। आर विल बी इक्वल टू कितना है, आर 2 mm। ये मैंने आर स्क्वायर गलत लिख दिया, सॉरी। यहाँ पे आएगा आर इक्वल टू 2 mm। तो 2 mm को अगर हम चेंज करेंगे किस में, मीटर में, तो आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर, ठीक है। डेल एल कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आएगा 0.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर। अब इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में अपने पुट करते हैं। जो अपना यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है उसके अंदर हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। एफ भी अपने को गिवन है कितना, 100 न्यूटन। और एफ के साथ साथ अपने को गिवन है लेंथ गिवन है वायर की विच इज इक्वल टू 2 मीटर। तो इन सबको हम इसके अंदर पुट करेंगे। वी विल गेट यंग मॉडुलस वाई इज इक्वल टू एफ की जगह पे कितना आएगा 100, एल की जगह पे आएगा अपना 2 मीटर डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। भाई आर स्क्वायर करना है ना, तो आर की वैल्यू हमने पुट कर दी इंटू डेल एल। तो डेल एल की जगह पे क्या आएगा 0.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। यूनिट हमको किस में रखनी है, हमेशा मीटर में रखनी है, ठीक है। सो यंग मॉडुलस विल बी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 इंटू 0.1 इंटू 10 रेज टू पावर -2। इसको आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन से सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी थोड़ी, तो उससे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जो ये नीचे वाली पावर है ये ऊपर चली जाएंगी, तो ऊपर पावर हो जाएगी y विल बी इक्वल टू 200 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, -6 और -2 -8, तो ऊपर से जाके 8 हो जाएगी डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 4 इंटू 0.1। तो ये 0.1 है, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो एक पावर और ऊपर जो है वो बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 9, ओके। और 4 को अपने इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 50 आ जाएगा यहाँ से। तो अपना जो है y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 50 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 अपॉन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.14 ही बचेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं यंग मॉडुलस को, ओके। तो इस तरह से ये जो है यंग मॉडुलस की वैल्यू अपने पास में आएगी। तो यंग मॉडुलस कब यूज होता है, जब स्ट्रेन और स्ट्रेस कैसी हो, लॉन्गिट्यूडनल हो। उस टाइम जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है
यानी जो कांस्टेंट आता है हुक्स लॉ के अंदर, वो कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, उस कांस्टेंट को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अगली क्लास में अपने आगे पढ़ेंगे इसके ऊपर। थैंक यू।